आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज का क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा चटपटा होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो है ना 25 क्वेश्चन को फिर से डिटेल्स के साथ करेंगे। लेकिन इस क्लास में जो है ना हम लोग लाइव नहीं पढ़ने वाले हैं। ये क्लास हमारा रिकॉर्डेड रहेगा। जस्ट इसका ये कारण रहा है ना कि जिस दिन कि ये क्लास आने वाला था उस दिन मेरा एग्ज़ाम है। इस चक्कर में आप लोग को थोड़ा सा रिकॉर्डेड क्लास पे ही ध्यान देना होगा। लेकिन हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग लाइव में पढ़ते आ रहे हैं। आप लोग को कमेंट्स में जवाब देना है। जब हम एग्ज़ाम से आएंगे तो आप सभी को देखेंगे कि आप सभी जो है ना हमको जवाब कमेंट्स में दे चुके होंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की। और तब तक के लिए आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और जो है फटाफट से क्लास में ध्यान दीजिएगा, है ना। क्लास में ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कह रहा है स्थानीय स्वशासन, जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, का विषय किस सूची में आता है? किस सूची में आता है? ये संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में है। बोल रहा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप सभी जवाब दीजिएगा। आप सभी ये मत सोचिएगा कि लाइव क्लास नहीं है तो जवाब नहीं देना है। जवाब आप लोग को देना ही देना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिटेल्स की ओर। डिटेल्स में कह रहा है आपसे कि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है ना, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की कितनी सूची में शक्तियों की बात की गई है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 7वीं सूची में। 7वीं सूची में जो है जो कही गई है शक्तियों का बात कर रहा है। स्थानीय स्वशासन, पंचायत और नगर पालिका को राज्य सूची में रखा गया है। किसको किसको राज्य सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा पंचायत और नगर पालिका को वो राज्य सूची में रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सरकार ही इनका चुनाव, शक्तियों और वित्त संबंधी कानून बना सकती है। जिसका अर्थ होता है कि इसमें जो भी कानून लगेगा, जो भी शक्तियों का जरूरत होगा, जो भी चुनाव होगी, वो जो है कौन करेगा? वो राज्य सरकार करेंगी, वो राज्य सरकारें करेंगी, है ना। और कह रहा है 73वें और 74वें संशोधन, ये संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में के बाद इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। जब ये 73वां और 74वां संशोधन हुआ तभी जो है ना इसका हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें आप लोग देखिए कितना हम लोग ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं। इसमें हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव जान चुके हैं, देखिए। कह रहा है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में आता है? तो आप लोग कह सकते हैं ये 7वीं अनुसूची में आता है। ये 7वीं अनुसूची में आता है ना। कह रहा है पंचायत और नगर पालिका को किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है? तो हम लोग कह सकते हैं यह राज्य सूची में है। यह राज्य सूची में है। और इसका अर्थ क्या होता है कि इसका चुनाव राज्य सरकार ही करेंगी। शक्तियों का देख रेख, वित्त से संबंधित कानून बना सकती है, वो कौन है? वो कौन करेगा? तो वो याद रखिएगा राज्य सरकार करेगी। 73वें और 74वें संशोधन, 73वें और 74वें संशोधन कब हुआ था? याद रखिएगा 1992 में। 1992 में। और इसके बाद उन्हें कौन सा दर्जा मिला? तो संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए अब बोलिए स्थानीय स्वशासन यानी क्या बोलते हैं पंचायत और नगर पालिका को किसमें रखा गया है? तो आप लोग कह सकते हैं यह ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य सूची में रखा गया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को देखिए। कह रहा है योजना आयोग, जिसको अब हम लोग किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से। और ये नाम परिवर्तन आप लोग को पता है ना किसने किया है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका नाम अब योजना आयोग से बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। कह रहा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? कह रहा है डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बी में कह रहा है पीसी महालोबिस। सी में कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डी में कह रहा है जॉन मथाई। डी में कह रहा है जॉन मथाई। चलिए
आप लोग दीजिए इसका फटाफट से कमेंट में जवाब, और हम लोग चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर, यानी कि व्याख्या की ओर, यानी डिटेल्स की ओर। कह रहा है 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को जब यह योजना आयोग बना, तब यह व्यवस्था की गई, तब यह सोचा गया, यह चीज चुना गया कि देश का प्रधानमंत्री ही इसका पदेन होगा, यानी एक्स ऑफिसियो होगा। तो क्या चुना कि जो है ना देश का प्रधानमंत्री जो है ना इसका इसका देखरेख करेगा। वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री। तो इसका नाम क्या होगा? एक्स ऑफिसियो। क्या नाम होगा? एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होगा। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए वे इसके प्रथम अध्यक्ष बने। अब आपसे पूछ देगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूंकि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्हें प्रथम अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला। इसका कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना और विकास की पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसका कार्य जो है वह संसाधनों का आकलन करना, जिससे कि देश में कितना संसाधन का उपयोग हो रहा है, कितना संसाधन है, कितना संसाधन का जरूरत है, और पंचवर्षीय विकास का भी जो है ना पंचवर्षीय विकास का योजना बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इन्हें ही जो है ना प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न हम लोग चलते हैं 3 की ओर। कह रहा है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है सुमन के बेरी, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी और शक्तिकांत दास। जैसा कि हमने आपको बताया ना कि जो है योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है ना। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग कह सकते हैं अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी। और अगर प्रधानमंत्री वो हैं तो बताइए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो श्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, है ना। क्योंकि नीति आयोग में वही प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, ये तभी घोषित कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बढ़ते हैं किसमें? डिटेल्स में। हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि क्या कह रहा है। डिटेल्स में देखिए, कह रहा है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। इसकी संरचना में भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं, अतः वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो आप लोग कह सकते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन के बेरी। और कह रहे हैं जो इसके दैनिक कार्यों का देखरेख करते हैं, जो इसके रोज के कार्यों को देखरेख करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को देखिए, कह रहा है आपसे भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत वो बनी? भारत में 1946 के अंतरिम सरकार किस योजना के तहत वो बनी? कह रहा है कैबिनेट मिशन, बी में कह रहा है माउंटबेटन मिशन, सी में कह रहा है क्रिप्स मिशन, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग तो इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट में, हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन हम लोग चलते हैं डिटेल्स की ओर, व्याख्या की ओर। डिटेल्स में आपसे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार जो है ना कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जिसमें 3 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। इस मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव हुआ, और इस मिशन के प्रस्ताव पर संविधान सभा का चुनाव हुआ, और अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो सके।
किसके नेतृत्व में हुआ है? तो याद रखिएगा वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और जो है ये किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा ये कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। इसे भेजा किसने था? तो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में। 1946 में। तो कौन सा मिशन हो जाएगा? तो आप लोग कहिएगा ये कैबिनेट मिशन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा वो कहाँ से ली गई थी आपसे पूछा है। कह रहा है अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, ब्रिटेन। कहाँ से ली गई थी? कह रहा है भारत ने। कहां पर? भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार सोवियत संघ से अपनाया। तो आप लोग समझ चुके हैं ना कि नियोजित अर्थव्यवस्था का जो विचार है वो कहां से अपनाया है? तो याद रखिएगा वह अपनाया है सोवियत संघ से, है ना, सोवियत संघ से। वहां 1928 में जोसेफ स्टालिन ने सबसे पहले फैबियन समाजवाद के तहत विकास के लिए 5 साल के लक्ष्य निर्धारित करने की परंपरा शुरू की थी। वहां पर किसने किया था शुरू? तो याद रखिएगा जोसेफ स्टालिन ने। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1928 में। और कौन सा समाजवाद? तो फैबियन समाजवाद। कौन सा? फैबियन समाजवाद। और जो है कितने सालों का लक्ष्य था? 5 साल का। और इसी से भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का विचारधारा लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय किसका है? तो याद रखिएगा ये सोवियत संघ का है। ये सोवियत संघ का है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न में। प्रश्न 16 को देखिए। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। द्वितीय पंचवर्षीय का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? कह रहा है 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966 और कह रहा है 1966 से 1971। 1971 आप लोग बताइएगा कब हो जाएगा। तो आप लोग जवाब दीजिएगा और हम चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है प्रथम योजना, पहला योजना जो है वो 1951 से 1956 का चला था 5 सालों के लिए। उसका जो सफल हुआ था ना वो योजना, जब ये योजना सफल होने के बाद द्वितीय योजना फिर चलाया 1956 से 1961 में। और इस योजना का मुख्य फोकस था भारतीय उद्योगों जैसे स्टील प्लांट का स्थापना करना, जिससे कि देश में भी औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। हमारे देश में जो है ना, हमारे प्यारे भारत में अपना उद्योग, बहुत सारा उद्योग हो, ताकि यहाँ पर भी लोगों को रोजगार के लिए अन्य देश ना जाना पड़े और हमारा देश औद्योगिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सके। और ये योजना कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 1956 से 1961 में। चलिए तो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा 1956 से 1961। 1956 से 1961 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक का होता है आपसे पूछा है। कह रहा है 1 जुलाई से 30 जून, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च और कह रहा है 1 सितंबर से 31 अगस्त। 1 सितंबर से 31 अगस्त बताइएगा कब का होता है, कब का होता है। चलिए आप लोग दीजिए इसका फटाफट से जवाब और हम देखते हैं डिटेल्स में। कह रहा है भारत का बजट और सरकार लेखा जोखा जो करती है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक होती है। 31 मार्च तक चलता है। इसे ब्रिटिश काल से ही अपनाया गया है। इस चीज को 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला जो काल है वो जो है कब से अपनाया गया है? तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश काल से ही अपनाया गया है।
ताकि कृषि की कटाई और राजस्व प्राप्ति का तालमेल बैठ सके। अगर छोटा सा डिटेल्स में आपको बताएं ना, तो आप लोग देखते होंगे कि हमारे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में भी हमारा जो एडमिशन स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से ही किया जाता है। आप प्राइवेट स्कूल का भी देखिएगा, वहाँ पर एडमिशन का जो टाइम दिया जाता है वो 1 अप्रैल से दिया जाता है ना। और मार्च में 31 मार्च तक लगभग एग्जाम चलते रहता है, ताकि उस समय किसी का भी एडमिशन ना लिया जा सके। सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, सभी में जो एडमिशन होता है वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और उसका नाम 31 मार्च तक चलते रहता है ना। वैसे ही पूरे देश भर में सभी कार्यकाल जो है वह 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च पर ही अंत करता है। चलिए, अब इसका जवाब आप लोग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, कब से कब तक का। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है नीति आयोग, बी में कह रहा है वित्त आयोग, सी में कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग, और डी में कह रहा है चुनाव आयोग, और डी में कह रहा है चुनाव आयोग। आप लोग दीजिए फटाफट से जवाब और हम चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है चुनाव आयोग और वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है। किनका किनका है, तो चुनाव आयोग का और वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेदों में है। लेकिन नीति आयोग का निर्माण संसद के कानून या संविधान संशोधन से नहीं, बल्कि सरकार के एक कार्यकारी आदेश से हुआ है, इसलिए यह गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। देखिए, चुनाव आयोग का और वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में किया गया है, लेकिन नीति आयोग का निर्माण जो है संसद के कानून या संविधान से नहीं हुआ है, ये सरकार के कार्यकारी आदेश से हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इनका ये जो है गैर संवैधानिक है। ये क्या है, गैर संवैधानिक है। तो आपसे पूछ रहा है संवैधानिक संस्था नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं वो है नीति आयोग, वो है नीति आयोग। इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग, है ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर और कह रहा है प्रश्न 9 कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है 1956, 1955, 1951 या 1950 या 1950। चलिए आप लोग दीजिए जवाब इसका और हम चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है योजना आयोग के गठन के 1 साल बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। इसका मुख्य लक्ष्य विभाजन और युद्ध से चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालना था और कृषि पैदावार बढ़ाना था। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 साल बाद हुआ था, यानी 1951 के पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के वक्त, है ना। और इसका लक्ष्य था ये जो विभाजन और जो है ना अर्थव्यवस्था जो थोड़ा डगमगा गई है उसको सुधारना है ना, उसको सही ढंग से लाना है। और जो हमारा कृषि का जो कृषि घट रहा है उसमें भी हम लोग को फसल उपजाना अधिक मात्रा में है। यही इसका आदेश था, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कह रहा है कब हुआ था भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, तो कहिएगा 1951 में। 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना का आयोग बढ़ा, जिसमें कि हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना था और जो है कृषि में फसल उपजा ज़्यादा करना था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है 1950 से 1956, 1951 से 1956, 1952 से 1957 और 1953 से 1958। हम जानते हैं इसका जवाब हमको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले दोनों क्लासों में आप लोगों ने इसका जवाब बहुत ही सही ढंग से जवाब दे दिया है। लेकिन हमारा काम जो है वो हमें करना है, यानी कि आपको डिटेल्स में भी समझाना है और इसका जवाब आपको बताना है। लेकिन आप लोग इसका जवाब मेरे से पहले ही कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, है ना। हम भले अंत में देखें, हम भले क्लास में लाइव ना देख सके, लेकिन इसका जवाब हम जरूर देखेंगे, इसलिए आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा।
कह रहा है पहली योजना 1951 से 1956 तक चली। इसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के.एन. राज की भूमिका थी और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? अर्थशास्त्री थे। उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा के.एम. राज थे और इसे हेरोड डॉमट मॉडल पर आधारित माना जाता है। और ये जो योजना है इसे किस पर आधारित माना जाता है? तो आप लोग कह सकते हैं कि इसको जो है ना हेरोड डॉमट मॉडल पर आधारित माना जाता है। इसमें सिंचाई और भाखड़ा नागल जैसे बांधों पर जोर दिया गया था। किस पर? सिंचाई पर और भाखड़ा नागल बांधों जैसे बहुत सारे बांध पर जो है ना इस पर ध्यान दिया गया था। तो ये कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा ये 1951 से 1956 तक चला। 1951 से 1956 तक चला। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 11 में। कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है? आपसे पूछ रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, वीपी सिंह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिटेल्स की ओर। चलिए तो डिटेल्स में आपसे कह रहा है कि 1991 में जब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला था तब तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी की नीति शुरू की। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय उनके वित्त मंत्री थे। अगर आपसे पूछे कि जो है ना जब ये योजना चलाया गया था तब जो है उनके वित्त मंत्री कौन थे? तो आप लोग कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे पीवी नरसिम्हा राव जो है इसके प्रधानमंत्री थे। और ये कब से चला था? याद रखिएगा 1991 में। 1991 में इसमें था उदारीकरण को, निजीकरण को और वैश्वीकरण को जो है ना इस लोग की नीति स्टार्ट करना था, शुरू करना था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में कि कौन थे जब भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग कह सकते हैं नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12 में। कह रहा है प्रश्न 12 कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी का अध्यक्ष कौन है? कह रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके जो है ना अध्यक्ष? चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिटेल्स की ओर। कह रहा है प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। एनडीसी का मुख्य काम योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन चुका है उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अंतिम स्वीकृति देना और केंद्र राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है। देखिए एनडीसी का जो क्या बोलते हैं अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं और इसका काम होता है कि अंतिम स्वीकृति ने फाइनल हाँ करना है। अब जो है हाँ करना है या ना करना है ये फाइनल डिसीजन जो लेना होता है वो कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि केंद्र और राज्य में क्या बोलते समानता बनी रहे, उनमें कोई मतभेद ना हो, है ना। चलिए अब इसका जवाब आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा वो प्रधानमंत्री हैं। और अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो हम लोग कह सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जो है अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और नीति आयोग के भी वही अध्यक्ष हैं। कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, अब इसका गठन कब हुआ है ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है 1950, 1952, 1955, 1956। अब आप लोग बताइए कब हुआ था इसका गठन? चलिए हम लोग चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया था। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सुपर कैबिनेट किसे कहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ना एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद को हम जो है कह सकते हैं सुपर कैबिनेट, है ना, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं
और इसमें जो है कौन कौन शामिल होते हैं, याद रखिएगा सभी राज्य 2800 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और इसका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1952, क्या हो जाएगा 1952। चलिए, बोल रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। पिछले क्लास में ही आप लोगों ने हमें क्या बोलते हैं जवाब दे दिया था कमेंट में, लेकिन 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 हम जो है आपको इसका जवाब फिर से पूछ रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग फिर से हमको इसका जवाब बता दीजिएगा और हम लोग चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है 1965, कब की बात कर रहा है 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और देश में अन्न की भारी कमी के समय लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। इसका उद्देश्य है कि सीमा पर लड़ रहे जवानों और खेतों में काम कर रहे किसानों का उत्साह बढ़ाना है ना। किसका किसका उत्साह बढ़ाना है, जो सीमा पर लड़ रहे हैं जवान उनका, और जो खेत में काम कर रहे हैं किसान उनका, है ना। इन सभी का क्या करना है, इन सभी का उत्साह बढ़ाना है। और उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो कौन दिए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, है ना। चलिए, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1967, 1968, 1969 या 1970 में, या 1970 में, बताइएगा कब किया गया था। चलिए, आप लोग दीजिए जवाब और हम चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है डिटेल्स में आपसे कि 19 जुलाई 1969 को, कब, 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। सबसे बड़ा फैसला लिया था किसने, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश के पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, जो पहली उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी है। और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, एक बड़ा फैसला लिया था कि जो है ना 14 बैंक का एक साथ निजी बैंक का क्या कर दिया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका उद्देश्य था बैंकिंग सुविधाओं को आम आदमी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना। अभी आपके आसपास में सभी ग्रामीण बैंक आपके आसपास में मौजूद होंगे, और इनका शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री महिला में, है ना। तो कब किया था, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969, यानी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। कह रहा है सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कह रहा है तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, किसमें था। आइए देख लेते हैं डिटेल्स भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में गरीबी हटाओ और सामाजिक न्याय के साथ आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक बल दिया गया था। ये कब चला था, तो 1974 से 1978 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, याद रखिएगा गरीबी हटाओ और सामाजिक न्याय के साथ आत्मनिर्भरता पर भी सबसे अधिक बल दिया गया है। इसी दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP भी शुरू हुआ। और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना था। और इसमें कौन कौन न्यूनतम आवश्यकता के साथ MNP भी शुरू हुआ। तो ये कितना सामाजिक न्याय के साथ विकास का जो पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा वो पांचवा था, वह पांचवा था। कह रहा है हरित क्रांति का दुष्प्रभाव पड़ा।
हरित क्रांति का दुष्प्रभाव पड़ा। आप हरित क्रांति के लाभों के बारे में तो भली भांति जानते ही होंगे कि कैसे हमारे जो है ना हमारे देश में हरित क्रांति की वजह से फसल का पैदावार बढ़ा, फसल की अच्छी अच्छी उपजाऊ हुआ। अब इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा ये जानते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कृषि का मशीनीकरण, वाणिज्य फसलों का अधिक उत्पादन, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी, कीटनाशकों का प्रयोग। चलिए आप लोग दीजिए फटाफट से जवाब और हम चलते हैं डिटेल्स की ओर। कह रहा है हरित क्रांति ने उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन इसके कारण धनी किसान और अधिक धनी हो गए जबकि छोटे किसान पिछड़ गए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ा। साथ ही पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में बाकी भारत के बीच क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा ना, फसल तो बहुत अच्छी मात्रा में आया, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो प्रॉब्लम आया कि जो धनी किसान थे, जो अधिक पैसे वाले किसान थे वो और पैसे वाले बन गए। वहीं जो जो क्या बोलते हैं छोटे किसान थे ना वो और पिछड़ गए। और क्या बोलते हैं इनका जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ा। साथ ही पंजाब हरियाणा जैसे बाकी भारत के बीच क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, क्योंकि पंजाब हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता बढ़ गई थी, ये हरित क्रांति की वजह से, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी हो गई थी हरित क्रांति के दुष्प्रभाव में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। कह रहा है 1989, 1991, 1992, 1993। कब हुई थी? आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। हम लोग चलते हैं डिटेल्स की ओर, व्याख्या की ओर। कह रहा है जुलाई 1991 में भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। कब? जुलाई 1991 में। इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, जिसने भारतीय बाजार में विदेशी निवेश के रास्ते खोले। देखिए 1991 में जो है ना भारत ने आधारिक तौर पर अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला। मतलब हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के लिए खुला, यानी कि हम लोग विदेश के साथ व्यापार कर सकते हैं। विदेशी जो व्यापारी हैं वो भारत आ सकते हैं। इस चीज़ को खोला कब? 1991 में, जुलाई 1991 में। और इसका नाम दिया राव मनमोहन मॉडल। राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, जिसे भारतीय बाजार में विदेशी निवेश के रास्ते खोले। तो कब खोला था? तो याद रखिएगा 1991 में। कब हुआ था आर्थिक नीति की शुरुआत? तो याद रखिएगा 1991 में आर्थिक नीति का क्या बोलते हैं शुरुआत हुआ था। चलिए 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है विकास का सामाजिक मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है। विकास का सामाजिक मॉडल एवं उत्पादन एवं वितरण जो है किसके नियंत्रण में होता है, जान लेते हैं। कह रहा है निजी क्षेत्र में, राज्य सरकार के, समाज के, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं डिटेल्स में, ताकि आपको पता है ना कि हमारा जो डिटेल्स वाला क्वेश्चन है ना, इसमें एक फ़ायदा क्या है कि हम लोग बाय 1 गेट 5 करते हैं। मतलब कि एक के साथ जितना ऑब्जेक्टिव हमको फ्री मिल रहा हो हम सारे ले लेते हैं, है ना। डिटेल्स में देखिए, कह रहा है समाजवादी मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल में भारत में सोशलिस्ट मॉडल में लाभ के बजाय लोक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। समाजवादी मॉडल जो है, इसको सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं, इसमें लाभ के बजाय लोक कल्याण, लोगों के हित के लिए इसमें प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ संसाधनों और बड़े उद्योगों पर राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ताकि अमीर गरीब का भेदभाव मिटाया जा सके। और इसमें किसका जो है नियंत्रण रहता है? तो राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, ताकि अमीर गरीब के बीच जो भेदभाव है ना उसे मिटाया जा सके। और ये इसका काम क्या है? इसमें लाभ कमाना नहीं है, इसमें लोक कल्याण करना है ना। लोगों के हित के लिए ये चलाया गया है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी निजी क्षेत्र में है, राज्य सरकार के द्वारा है और समाज के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न 20 को देखिए, कह रहा है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? कह रहा है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी या साम्यवादी। चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल्स को। कह रहा है भारत ना तो पूरी तरह से निजी क्षेत्र है जैसे अमेरिका की तरह को चुना, और ना ही अमेरिका की तरह चुना, ना ही पूरी तरह सरकारी नियंत्रण रूस की तरह चुना। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम कर सके। देखिए अमेरिका की तरह हम लोगों ने निजी क्षेत्र को नहीं चुना, ना ही रूस की तरह हम लोगों ने सरकारी नियंत्रण रखा। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जिसमें कि सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आपस में कार्य कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा देश कैसा अर्थव्यवस्था अपनाया है? तो याद रखिएगा हमारा देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था रखा है। हम लोग निजीकरण एवं जो है ना क्या बोलते हैं सरकारी दोनों कार्य एक साथ करते हैं, है ना। हम लोग में निजीकरण भी है और हम लोगों में जो है ना सरकारी नियंत्रण भी है। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन जो हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास में देखा है। आप लोग चिंता मत करिए, बस कल से हमारा जो क्लास होगा वो ऑनलाइन क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। बस आज का क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन आप लोगों को इसमें भी जवाब देना है, इसमें भी आपको कमेंट्स में जवाब बताना है, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे, फिर अगले जितने भी क्वेश्चन हमारा छूट गया है अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, मिलेंगे, वो कल बनाएंगे। अब कितने बजे? सुबह 8 बजे से हम लोग लाइव आते हैं पॉलिटिकल के लिए, और ज्योग्राफी के लिए हम लोग आते हैं दोपहर 2 बजे से। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।